हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्या इतनी खास क्या बात है हमारे पास। देखो, वरिष्ठ अध्यापक के मतलब द्वितीय श्रेणी के सेकंड ग्रेड के जो भी पुराने आपके एग्जाम हुए हैं सभी को मैं एक एक करके पूरे जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो सारे ही 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं हर क्लास के अंदर। जैसे कि आपका हर एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने जो एग्जाम है, तो हर साल का मैं आपका पेपर करवाऊंगा एक एक करते हुए। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक का प्रथम प्रश्न पत्र जो जीके का होता है, सामान्य ज्ञान का। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुआ था कब? ये पेपर तो 2019 में हुआ था, पर भर्ती 18 के समय की संस्कृत शिक्षा विभाग की ये भर्ती है, बट सिलेबस सेम रहता है। तो सेकंड ग्रेड की अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हो तो आपकी जीके के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आपको इस पुराने पेपर का अच्छे से एनालाइज आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को हम पार करते हुए चलेंगे। इसके अंदर आने वाली पूरी जीके भारत की, विश्व की, राजस्थान के, साथ में 20 जो क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान के, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा बाद में आप सभी। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आया आपके सामने इस तरह से। आज आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। देखिएगा, देखो हम आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सुमेलित कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कला संस्कृति से है। किससे है? राजस्थान की कला संस्कृति से है। अब एक तरफ तो लोक देवता, एक तरफ मुख्य तीर्थ स्थल दे रखे हैं, आपको इनसे मिलाना है। तो आप देखिएगा, तल्लीनाथ का संबंध कहां से है? पांचोटा गांव जालोर से है, सही है। फिर आपसे कहा जाए कि पाबू जी का संबंध कहां से, बताओ? कोलूमंड फलोदी जोधपुर से है, ठीक है। देवनारायण जी का संबंध कहां से है? आसिंद भीलवाड़ा से है, ठीक है। तेजा जी का संबंध कहां से है? परबत्सर नागौर से है। तो फिर इस वाले जोड़े को आप यहां पर ढूंढ लीजिएगा। कैसे कि पहले में तो ए आना चाहिए, तो पहले में ए ढूंढने जाओगे तो इन दोनों में ए आ रहा है, इन दोनों में आंसर नहीं हो सकता। फिर आप देखोगे बी वाला, सेकंड में बी आ रहा है, तो सेकंड में बी यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। सी के अंदर आप देखोगे देवनारायण जी में डी आ रहा है, सी वाले में, तो आप देखोगे कि यहां पर डी नहीं आ रहा और यहां पर डी आ रहा है। ये वाला राइट बिल्कुल हो जाएगा जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, ये भी किससे है मेरे प्यारे दोस्तों? ये राजस्थान की कला संस्कृति के संत संप्रदाय वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो देखिएगा, देखो संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के जो गुरु थे मेरे प्यारे दोस्तों, रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी थे। और संत पीपा की अगर बात करें तो छतरी आपसे पूछी जाए, ध्यान रखना, और गागरोन के किले से इनका संबंध है। सारी बातें अभी तो हम केवल पेपर का एनालाइज कर रहे हैं, तो केवल आप क्वेश्चन को ध्यान दें और कहां से क्वेश्चन बन रहा है ये ध्यान रखें। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? जैसे कि आपको अगला प्रश्न बोल रहा है प्यारे दोस्तों कि आदिवासियों का कुंभ किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन भी किससे आया है बताओ? ये भी राजस्थान की कला संस्कृति से आप कह सकते हो, क्योंकि आदिवासियों का कुंभ बोला है तो मेले से ये उठाया गया प्रश्न है। तो देखो, बाणगंगा का मेला नहीं है, ठीक है। पुष्कर का मेला नहीं है, सुरसुरा का मेला नहीं है, बेणेश्वर धाम है, ध्यान रखना, जो कहां लगता है? नवाटपुरा गांव, ध्यान रखना, नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर लगता है। 3 नदियों का संगम होता है, सोम माही जाखम। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन संख्या 4 को देखिएगा, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? अब ग्रंथ आया है आपके सामने, उनके लेखक का नाम आपको बताना है। बुद्धि विलास ग्रंथ के जो लेखक हैं, कृष्णा आडा नहीं है, बाकी दास भी नहीं है, नरोत्तम भी नहीं है, बकत राम शाह है। कौन है? बकत राम शाह है किसके लेखक? बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। इस क्लास के 2 फायदे, एक तो आपको पता भी लगेगा, जल्दी टाइम भी खराब नहीं होगा, आंसर भी जल्दी पता लगेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो आगे के लिए, तो आपको एक दृष्टिकोण बन जाएगा कि किस तरह का पेपर हुआ है, और आपको पिछला रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं कहीं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 में। ये एकीकरण से प्रश्न आया मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 5, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 है ना, 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया? अब जो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा था 18 25 18 पढ़ा था ना, 18 25 18। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तीसरे चरण की बात है, 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था संयुक्त राजस्थान का? तो हमने बताया था आपको, गाडगिल चाचा पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है और उस पेपर के ही स्क्रीन है। ये ध्यान रखना, जो आपको पेपर दिख रहे हैं बिल्कुल वहीं से लिए गए हैं। ये देखो क्वेश्चन संख्या 6 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है? चौथ माता को नहीं कहा जाता है, घेवर माता का मंदिर
राजसमंद में है। कहां पे है बताओ? राजसमंद झील के किनारे है। इसका सही जवाब रहेगा महामाया माता। कौन सी माता है? महामाया माता है। ध्यान रखना, घेवर माता को बिना पति की सती की देवी भी कहा जाता है। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी कहा जाता है? महामाया माता को। आगे देखिएगा, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? पहली बात तो ये देखो कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कौन माना जाता है? वेद मेघाराम माना जाता है। ठीक है, पर कहां से करी थी इसकी स्थापना? बीकानेर से नहीं करी थी, मुंबई से नहीं करी, अजमेर से नहीं, कोलकाता बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्या सही जवाब रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों? कलकत्ता इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 8 पर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। देखो, अब जो क्वेश्चन संख्या 8 है वो क्या कह रहा है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का क्रमशः विस्तार कितना है? मतलब राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की कितनी है? उत्तर से दक्षिण की बात करें प्यारे दोस्तों 826 है, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर है, और दोनों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। कितना है? 43 किलोमीटर का। तो सबसे पहले तो आपको उत्तर से दक्षिण की बतानी है तो 826, फिर पूर्व से पश्चिम की बताओगे तो 869। तीसरा वाला इसका बिल्कुल सही जवाब है। गोडवार प्रदेश। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। गोडवार प्रदेश को यह भी कहा जाता है। अब जो गोडवार प्रदेश है ना प्यारे दोस्तों, कौन सा प्रदेश? गोडवार जो प्रदेश है वो लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसी को गोडवार प्रदेश कहते हैं। तो लूनी जमाई बेसिन को ही क्या कहते हैं? गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। घग्गर बेसिन तो इधर है, ध्यान रखना, और चंबल बेसिन इधर है, और कालीसिंध बेसिन भी इसी के साथ है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 10। ये राजस्थान की ज्योग्राफी से है, जलवायु वाले चैप्टर से है। और देखो, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? अगर क्लास थोड़ा सा स्पीड से लगती है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हो, पीछे लेकर वापस देख भी सकते हो। ये क्या सभी के लिए, सभी के दृष्टिकोण से बनाई गई क्लास है ताकि आपका समय बिल्कुल भी खराब ना हो। ठीक है, तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, किसके वर्गीकरण के अनुसार? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? गंगानगर। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? गंगानगर की बात कर रहे हैं। और हनुमानगढ़, और किसकी बात कर रहे हैं? बीकानेर की। ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार वो है BWHW। कौन सी है प्यारे दोस्तों? BWHW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो BWHW याद रखना, और इन वाली जलवायु के बारे में भी आपको देख के जाना है। किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षण सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? किशनगढ़ में नहीं हुई। देखो, जो आपको नहीं लगाना है वो लगभग यही मिल रहा है आपको, तो ये गलत है। जोधपुर गलत है, ठीक है, आगरा गलत है, वृंदावन सही है। जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है प्यारे दोस्तों, इस शैली के जो संरक्षक थे सावंत सिंह, इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। कहां पर हुई थी? वृंदावन में। क्वेश्चन संख्या 12 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 12। अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अगर करंट जीके से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो अगर अभी उनके वर्तमान आंसर अलग रहेंगे, केवल आपको बस इतना देखना है करंट जीके के जो भी प्रश्न है कि हाँ ऐसा प्रश्न आया था, उनके आंसरों पर नहीं जाना है क्योंकि आंसर बदल जाते हैं बाद में करंट जीके के। बस आपको तो केवल उतना ध्यान देना है कि हाँ ये करंट जीके का ऐसा प्रश्न आया था, 8-10 जो प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। ऐसा मत समझे कि मैंने यहाँ पे अलग बता दिया, अभी वर्तमान में अलग है, वर्तमान में तो अलग रहेगा सही, पर इस पेपर के अंदर क्या था वो मैं बताऊंगा बस, ठीक है। देखो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना था? 55.64% था। आगे बात करें क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन संख्या 13 जो भी क्वेश्चन आया था वो वन से संबंधित था, करंट जीके से भी संबंधित था। चलो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दे रखी है और यहाँ पे आपको क्या बताना है? फसलों के नाम आपको बताने हैं। फसलें तो दे रखी है सॉरी, और उनकी उपज मतलब उनकी किस्मों के नाम आपको बताने हैं। अब देखो सर अगर मान लीजिए सर आप वहां बैठे हुए हो और आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं इनमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आपको एक माही कंचन जल्दी से समझ में आ गया होगा आपके पेपर के अंदर। तो माही कंचन जो किस्म है किसकी है? मक्का की किस्म है। किसकी है बताओ? मक्का की किस्म है। मान लीजिए आपको डी वाला ही आया है तो डी का क्या आना चाहिए? पष्ट आना चाहिए। मतलब डी में ऐसा ऑप्शन ढूंढिए आप जिसमें पष्ट आ रहा हो। देखो इनमें और में एक में भी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ये वाला एक वाला सही है। कैसे है? अब एक में देखो एक को किससे मिला रखा है? गेहूं। राज 3077 सही है। फिर उसके बाद जो की बात करें RD 2035 सही है। फिर उसके बाद हम बात
बात करें बाजरा की तो उसको मिलाना पड़ेगा RHB 30 से। तो एक से ही आपका अच्छे से काम हो गया था, ठीक है, अगर आपको दिमाग लगाना वहां पर अच्छे से आता है तो। क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ देखते हैं। राजस्थान में पुंगल नस्ल है। अब पुंगल जो बीकानेर में है राजस्थान के अंदर, सोनारी, चनोथर, पुंगल, ये सब किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। जबकि ऊंट की नाचना, गोमट, ठीक है, और गाय की राठी, थार पारकर, सब ध्यान रखना है। चलो इसका तो बी बिल्कुल सही जवाब है, भेड़। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? प्यारे दोस्तों, बनास नदी वही है जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद से। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है? वन की आशा, वर्णासा, वशिष्ठ के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की ऐसी नदी है जो उद्गम भी यहीं से होती है और खत्म भी यहीं होती है, उनमें सबसे लंबी नदी है पूर्णतः बहने वाली नदियों में। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है? तो देखो कौन सी सहायक नदी नहीं है? मानसी भी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, पर पार्वती नहीं है। चलो ये नदियों से क्वेश्चन बना प्यारे दोस्तों। चलो आगे देखिएगा। अगर आप फर्स्ट पेपर है आपका सेकंड ग्रेड का और उसकी शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप पे जाकर देख सकते हो। जैसा आपको उचित लगे आप वहां पे देख सकते हो, वहां पे अच्छे से आपको चीजें कवर करवाई जा रही है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 16 को देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के संबंधित में सही है, ये बताना है। बच्चों का लिंगानुपात पूछा है, 888 सही है। महिला साक्षरता 52.1% सही है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत ये नहीं है, ठीक है ना, 13.5% है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी ये नहीं है। तो ध्यान रखना ए और बी बिल्कुल सही निकला है। तो ए और बी सही निकला है तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 17 को देखते हैं ध्यान से, और बीच में आपको अच्छा लगे तो क्लास को शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये क्लास बनाई गई है। आपने दिख रहा होगा आपको, क्योंकि चाहता तो मैं पूरा पेपर लगा देता, पर मैंने सोचा कि प्यारे विद्यार्थियों को दिक्कत रहेगी, इसलिए आपको दिक्कत ना रहे, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी ताकि आपको हर प्रश्न एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और वही दिख रहा है जो आपके पेपर में बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा आया है। देखो, एक तरफ तो पर्यटन केंद्र दे रखे हैं, एक तरफ जिला दे रखा है, वो आपको मिलाना है, ठीक है। चलो, गिराड़ू कहां पर है बताओ? बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। आगे बात समझ में। गागरोन कहां पे है? झालावाड़ में है। जगदीश मंदिर उदयपुर में है। बचा फूल सागर कहां पे बताओगे? बूंदी के अंदर। तो इस तरह से आप ऑप्शन को मिला लीजिए। जैसे किराड़ू बाड़मेर में, मतलब डी में क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। तो ये वाला सही है, ये वाला भी सही हो सकता है, मतलब ये बी वाला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझ गए बात? फिर देखो, गागरोन का किला कहां पे है? झालावाड़ में, मतलब बी में 4 आना चाहिए, बी में 4 आना चाहिए। तो बी में देखो 4 यहां भी नहीं आ रहा और बी में 4 यहां भी नहीं आ रहा, यहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वैसे मैंने वहां मिला दिए सब। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 18, यह है डेयरी विकास से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी डेयरी विकास निगम की स्थापना। क्वेश्चन संख्या 19 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 19। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 19 को क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन जो आया है, ये आया है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और ध्यान रखना प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, वहां से एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहद, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन से महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? सबसे, अब ये कटक क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा कोर्स में आपको दिख जाएगा, जहां पे आप डिटेल से पढ़ते होंगे वहां पे, नहीं तो फिर हम यहाँ पूरा पेपर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? अंध बिल्कुल सही है, अंध अटलांटिक में है, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहां आयोजित हुआ था? केटोवाइस में हुआ था। उस के अनुसार है, जिस समय पर करंट जीके का क्वेश्चन था उसके अनुसार ये आंसर है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित हुआ था? केटोवाइस के अंदर हुआ था। और ऐसे पेपर में बिल्कुल कमेंट करके जरूर जाना, ऐसे सारे पेपर करा दूंगा मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आपको याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 21 को देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 21। देखो, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया वापस, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि विश्व के अंदर प्रदेश में गरजते चालीसा का संबंध किससे है? गरजते चालीसा की हम बात करें तो क्या आप बताओगे? बिल्कुल ये 40 डिग्री उत्तर, ये सही था पर ये उत्तर लिख रहा है ना, इस वजह से गलत है। तो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में, तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 22 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों? विचार करना है। मतलब सीधी सीधी सी बात आपसे क्या पूछी है? सीधी सीधी सी बात आपसे यूं पूछी है कि आपको किसके बारे में बताना है? आपको बताना है महाद्वीपों के बारे में बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये सारी चीज आपको बतानी है। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि कौन सा यहां पर सही है, जल्दी बताओ। देखो, बात करें हम, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है क्या? जो ऑस्ट्रेलिया है क्या उसका क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है क्या? नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत बात कह रखी है, तो ए तो आ ही नहीं सकता, ए नहीं आ सकता। जिसमें ए आ रहा है वो नहीं आ सकता। देखो आंसर मैंने यूं ही निकाल दिया, देखते ही एक बार में ही, क्योंकि सबसे छोटे महाद्वीप को पता लगते ही आंसर निकल के आ गया झट से। आया नहीं आया? चलो देखो, यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है। वैसे आंसर हमारे सामने आके निकल चुका है। यूरोप का जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका से कम है क्या? हाँ सर कम है, ठीक है ना। तो ये सत्य बात है, तो बी तो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखो, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है क्षेत्र किसका? उत्तरी अमेरिका का। तो सी वाला भी आना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 23 है। क्लास को आराम से धीरे करके भी आप देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये क्लास केवल आपको बिल्कुल शानदार तरीके से आपका रिवाइज करा दे और आपको बिल्कुल जो पूरे पेपर भी रिवाइज करा दे जल्दी जल्दी बिना टाइम खराब किए, और एक ही जगह पूरे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको साइकोलॉजी समेत, ठीक है। देखो, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश की संयुक्त नहीं है? अब बताओ, मेघालय की भी है, त्रिपुरा की भी है, पश्चिम बंगाल की भी है, पर नागालैंड की नहीं है। भागीरथी अलकनंदा जो मिलती है वो विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग में नहीं, देवप्रयाग में मिलती है। ध्यान रखना, भागीरथी अलकनंदा जो मिलती है वो कहां मिलती है? देवप्रयाग के अंदर मिलती है। क्वेश्चन संख्या 25 की तरफ देखते हैं प्यारे दोस्तों। 24 हो ही गया, 25 पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 25। देखो, क्वेश्चन संख्या 25 को देखते हैं। जुलाई में अंत उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई के टाइम पे जो अंत उष्ण कटिबंध ज्यादा है ना, अंत उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र जो होता है, अब आपको पता है ना 23 डिग्री के आसपास कर्क रेखा है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए। 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 26 पर। देखो, क्वेश्चन संख्या 26 को देखते हैं। विगत कुछ दशकों में, क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे दोस्तों, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई है? भारतीय कृषि के अंदर कुछ दशकों के अंदर कौन सी नवीन नई प्रवृत्तियां देखी गई है? प्रवृत्तियां मतलब नई विशेषताएं देखी गई है। कृषि का व्यापारीकरण बढ़ा है, कृषि क्रियाओं में विविधता आई है, पर कृषि का निगमीकरण नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, ए और बी बिल्कुल सही है, ए एवं बी बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 27 की तरफ। देखो, क्वेश्चन संख्या 27, महाद्वीपों की उनकी जनसंख्या के अनुसार सही क्रम बताना है। जनसंख्या के अनुसार बताना है, तो देखो एशिया 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 सब में है, पर यूरोप आ गया, दक्षिण अमेरिका आ गया, एशिया आ गया, यहाँ तो जैसे गलत हो गया। तो ध्यान रखना, ये वाला सही है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले ज्यादा जनसंख्या वाला, उसके बाद कम, फिर कम कम, ऐसे, ठीक है। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही बात है। आगे बात करें क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 28। क्लास को शेयर जरूर करना आप सब, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास में बिना समय खराब किए पूरे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। देखो आगे, चलो, भारत के संविधान की, अब कौन से पॉइंट पे आ गए हम? संविधान वाले क्वेश्चन मैंने नहीं बनाई, अपने आप जहां जहां पेपर में आए थे उसी क्रम में है, बिल्कुल वही क्रम में है, ठीक है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल के द्वारा मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? देखो, अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में सारा प्रावधान है किसका? शपथ दिलाने का, ठीक है। किसके अंदर? तीसरी अनुसूची के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ। देखो, क्वेश्चन संख्या 29 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन संख्या 30। 29 में क्या है? थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इस वजह से मैंने वो नहीं बताया है। देखो, बस वही क्वेश्चन है। आगे देखो, क्वेश्चन संख्या 30, किसी राज्य की मंत्री परिषद में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी राज्य की मंत्री परिषद में, कोई भी राज्य है तो वहां की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा समझना, मंत्री परिषद से क्वेश्चन है।
किसी भी राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वहां की जो संख्या है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से केवल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। किससे? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उद्योग भारत में विभाजन में नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग हैं जो भारत का विभाजन हुआ था ना, भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे? कौन से उद्योग हैं जिन पर यहां पर नेगेटिव पॉइंट आया? कौन सा मतलब भारत के विभाजन की वजह से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए वो जो उद्योग हैं? एक तो सूती वस्त्र उद्योग है और एक जूट उद्योग है। सी और डी वाला ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, ये सी वाला बिल्कुल तीसरा वाला सही जवाब है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या की 31 भी हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 32 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 32 है भाई, सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। देखो अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन मेरे प्यारे दोस्तों सत्य नहीं है। जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को जोरदार तरीके से, फटाफट मुझे आंसर बताइएगा और जल्दी जल्दी से क्लास को आप सभी शेयर भी कर दीजिएगा कि कौन सा यहाँ पर सही है या नहीं है, वो तो आप बताओगे सही है। देखो आगे बढ़ते हैं। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यही गलत है पहली बात तो, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, तो आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। आयोग के सदस्य अपने पद के भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे लिखा, हाँ सही है बात। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष तथा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, यह भी सही बात है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। देखो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला ये तो सही है सारे, ठीक है, और यहाँ पर असंगत है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 33 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 33 को देखिएगा। अब ये चीजें आपको इतने से मैं तो यहाँ क्वेश्चन ही बता सकता हूँ आपको, बाकी तो आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी सारी चीजें, जब जाके आपको समझ में आएगी कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन क्या बना हुआ है। देखो पर आपके रिवाइज के लिए बहुत बेहतरीन क्लास है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप देखना चाहते हो कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन रहते हैं तो आप सारी चीजें सामने देख सकते हो। देखो मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए भैया, सावधानी से पढ़ना, ठीक है। देखो वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, बताना है आपको, क्या वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है? क्या राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है? क्या मुख्य सचिव कि वो राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है? क्या जल्दी बताओ मुझे क्या इसमें सही है, जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। इसके अंदर कौन सा सही जवाब है जल्दी जल्दी आप सभी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर कौन सा सही रहने वाला है, जल्दी बताओ। इसके अंदर बताओ मुझे फटाफट, कुछ आपको भी आना चाहिए। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में सावधानी से आप पढ़ोगे तो वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वो राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, पर वो राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता। तो एक में फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों क्लास के अंदर, सभी शेयर करते रहे क्लास को भी जोरदार तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन संख्या 34। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 34। राजस्थान में पंचायती समितियां, अब ये उस अनुसार बात है, किसके अनुसार? 31 दिसंबर 2018 की यथा विद्यमान के अनुसार। बाकी अभी वर्तमान की तो मैं सब करंट जीके में सब ऐड करवा दूंगा, बट ये तो क्या है, प्रश्न पत्र के अनुसार आपको जवाब देना है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या, तारीख लिखी हुई है 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान है, कितनी थी? 295, ठीक है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? ग्राम सभा की जो गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होती है, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सही है भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन संख्या 36 की तरफ आते हैं। देखो फिर वापस किससे क्वेश्चन है? ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। क्या आया है क्वेश्चन आया है कि ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? बीडीओ को संबोधित करते हैं, विकास अधिकारी को। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 37 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 37 को पढ़िए फटाफट से, क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन संख्या 37 भी। सभी का स्वागत है क्लास के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, सभी शेयर भी करते रहें बीच बीच में क्लास को, सभी औरों को भी बताएं इस पेपर के बारे में और आप भी रिवाइज करते रहें बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में वहां पर अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ध्यान रखना, राज्यपाल सदस्यों में से, राज्यपाल करता है, राज्यपाल सदस्यों में से ही मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। पहला ही सही निकल गया तो आगे क्या करेंगे जाके, ठीक है भाई, पहला सही निकल गया ना, नहीं तो पूछ ही नहीं रहा वो तो पूछ रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 38 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 38 को देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 38, भारत के संविधान के स्रोत के संदर्भ में, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस बात को ध्यान से पढ़ना। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, न्यायिक पूर्वावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अर्धसदात्मक ये गलत है, ठीक है ना, तो चौथा वाला यहाँ पे गलत है। निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो आपसे भारत शासन अधिनियम जो है 1935 उसकी विशेषता भी आपसे पूछी गई है, तो ध्यान रखना कौन सी विशेषता नहीं है। संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता है, केंद्र में द्वैत शासन है, समवर्ती सूची का सर्जन है, प्रांतों में द्वैत शासन नहीं है, तो डी वाला यहाँ पे गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 40 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 40 क्या कह रहा है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन संख्या 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, और बेहतरीन मजा भी आ रहा होगा क्योंकि शानदार क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना फटाफट रिवाइज अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट याद हो जाएगी। देखो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया था? बताइए भैया, कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया था? मोरारजी देसाई के समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित है हम भारत के लोग, है ना, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित है कि हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषताओं में से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है संप्रभु राज्य से। किससे जुड़ा हुआ है? संप्रभु राज्य से। आगे देखते हैं, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी करी थी? दोस्तों यहां पे अधिसूचना कब जारी करी थी ये पूछा गया है, तो 18 जनवरी 1999 सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 43 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 43 को देखो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुजरात का गठन 1960 में हुआ, इसके 6 साल बाद 1966 में हरियाणा, झारखंड का 2000 बचा यही, ये गलत है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? देखो निम्नांकित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, वो बताना है आपको, तो छोटू भाई वसावा इसका सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 45 की तरफ। कौन सा है भैया? क्वेश्चन संख्या 45, भारत के संविधान में निम्नांकित में से, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द उल्लेख है? तो देखो 51 में तो है ही सही, 51 क में भी है, 51 क में भी है, 51 क में है, पर साथ में ज होना चाहिए ये वाला, इसका ध्यान रखना, ये सही जवाब रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। निम्नांकित संगठनों में भारत किसका सदस्य नहीं है? ये जो संगठन आपको दे रखे हैं इनमें भारत किसका सदस्य नहीं है ये बताना है। तो देखो ये बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, बाकी इन सब का सदस्य है भारत, जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्यान रखना। बिमस्टेक का जो सदस्य है वो भारत नहीं है, तो इसका सही जवाब जो रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों वो रहने वाला है ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 47 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 47। देखो निम्नांकित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी? निम्नलिखित जो राष्ट्रपति दे रखे हैं किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी, उनका नाम आपको बताना है। तो बताइए मुझे प्यारे दोस्तों जल्दी से आप, उनका सही जवाब जो रहने वाला है KR नारायण। क्या रहने वाला है? KR नारायण। क्वेश्चन संख्या 48 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 48, भारत के संविधान में अनुच्छेद 75 फर्स्ट में, है ना, 75(1) में जो अनुसार प्रधानमंत्री होंगे कैसे होंगे? नियुक्त होंगे। कैसे होंगे? नियुक्त होंगे प्रधानमंत्री। ऐसा किसमें बोला है? अनुच्छेद 75 के अंदर। चलो क्वेश्चन संख्या
49 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 49। देखो ये देखिएगा आप कि आपको सूची फर्स्ट सूची सेकंड दे रखी है, इनको सुमेलित आपको करना है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको रोलेट एक्ट तो आता होगा कि कब है? 1919 में। ठीक है, अभी आपको आ गया तो आप ढूंढ सकते हो कि ए में क्या आना चाहिए, ए के अंदर क्या आना चाहिए मेरे प्यारे, सॉरी बी के अंदर क्या आना चाहिए? थर्ड आना चाहिए। तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखते हैं, तो वैसे आप इनको और इनको काट दोगे। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों क्लास के अंदर। जल्दी से क्लास को शेयर भी करते रहें आप बीच बीच में, जब भी तो मजा आएगा शानदार तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करें चंपारण की, अगर हम बात करें किसकी बात करें? चंपारण की, तो 1917 बिल्कुल सही है। तो आप पहले में अगर सेकंड वाला ढूंढते हो तो पहले में सेकंड मिलता है केवल इसमें, और इसमें भी नहीं मिला, तो ये वाला सही हो गया फिर। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917, रोलेट एक्ट 1919, और आप तीसरे को किससे मिला दोगे? फोर्थ वाले से। तो देखो खेड़ा सत्याग्रह 1918, और बारदोली की बात करें तो 1928। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन संख्या 50 की तरफ। देखो वर्ष 2015 में भारत बांग्लादेश के समझौते के तहत 2015 में हुए भारत बांग्लादेश के समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश में सौंपी गई थी? 111 बस्तियां थी जो बांग्लादेश में सौंपी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 51। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 51 को देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 51 भी मेरे प्यारे दोस्तों देखो, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? दोबारा क्वेश्चन को देखो, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? 3 राज्यों में। फिर देखो आगे, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनय प्रारंभ किया था? क्या प्रारंभ किया था? बस राजनय प्रारंभ किया था। किसने किया था? यह आपको बताना है प्यारे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्वेश्चन संख्या 53 को देखते हैं। कौन से क्वेश्चन को? क्वेश्चन संख्या 53 को देखते हैं, और यहां पर पूरे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके पेपर में होते हैं ना, पूरे के पूरे 100 वही रहने वाले हैं पूरे के पूरे मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्वेश्चन संख्या 53 पर हम आ चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण, अब देखो ये जो रिपोर्ट है, अब ये आंसर तो यहाँ पे अलग दिखेंगे। अब करंट जीके में हमें अलग अंदाज में पढ़ना है, पर इस पेपर में क्या सही माना था उसको आधार मान के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में केवल 2 राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 50 से अधिक रखते हैं, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश। इनको तो आपको केवल भी देखना है, क्योंकि करंट जीके तो आपका नया बनेगा, अभी जो हम बताते जाते हैं आपको रोजाना पढ़ाते हैं, क्लास लीजिएगा डेली का डेली। देखो अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 54 पर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 54, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचन गण होता है, उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन गण में कौन कौन शामिल होते हैं? इस निर्वाचन गण के अंदर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये गलत बात आ गई, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तो आएंगे पर निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और साथ ही में राज्य विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित होने चाहिए। तो ये सही जवाब है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 55 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 55। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 55 की बात करें तो कारोबार की सुगमता रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का क्रम है 190 देशों में 100वां स्थान। ये तो बस देखना है करंट जी के हिसाब से, दोबारा इस चीज को नहीं पूछा जाता है। दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय है अधिक अनुमानित हो सकती है या कम अनुमानित हो सकती है, या अनिर्धारित रहती है या अनिश्चित रहती है। अधिक अनुमानित हो सकती है दोहरी गणना की समस्या के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 57 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 57, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे दोस्तों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको प्रकाशित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 58 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 58। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 58 को कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 58, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है?
सही नहीं है। भाई किसके बारे में आया है? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में ये क्वेश्चन है। 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये बताना है। यह अधिनियम 75% तक ग्रामीण जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। देखो 75% जनसंख्या है उसको सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिनियम 50% तक शहरी जनसंख्या को भी अपने में शामिल करता है, यह भी सही है। यह अधिनियम कुल जनसंख्या में 2/3 करीब के अंतर्गत अपने में शामिल करता है, यह भी सही है। यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को सम्मिलित करता है, यह गलत बात है क्योंकि 40 नहीं आएगा, ये 50 वाला आ चुका है, वो सही था। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला भी बिल्कुल गलत दे रखा है। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन संख्या 59 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 59। देखो क्वेश्चन संख्या 59 को देखना है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये पिछली बार जो करंट जीके के पूछे गए सवाल थे वो थे, बट आपको तो केवल यूं देख लेना है कि हाँ ऐसे सवाल ही पूछे गए थे, बट इनके आंसर जो है वो बदल जाते हैं बाद में जाकर, क्योंकि जो करंट जीके भी आएगी नई वाली उनके अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं बार बार आपको। देखो राजस्थान के ये तो उस स्थिति के अनुसार है जैसी हमारे साथ परिस्थिति थी पहले, जिस हिसाब से एग्जाम था उसके अनुसार ये आंसर है। अब चीजें बदल जाएगी अभी के अनुसार। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है, मतलब उस समय पर जब एग्जाम हुआ होगा तो उस समय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे, तो जिस विभाग का उनके पास कार्यभार नहीं था वो आपको यहां पे बताना था। ठीक है, देखो सार्वजनिक निर्माण विभाग था, बिल्कुल था, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भी था, ग्रामीण विकास विभाग भी था, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नहीं था। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नवनियुक्त मिशन निदेशक कौन थे? अब उस समय के हिसाब से बात करें समीर शर्मा थे उस समय, इसका सही जवाब है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां क्या थी? 24 से 28 जनवरी 2019 में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हो गया हमारा कितना? 61 हो चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 62 पर हम आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कितने क्वेश्चन पे आगे हैं? क्वेश्चन संख्या 62 पर हम पहुंच चुके हैं। देखो राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा जो पक्षी है उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोसिल क्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोसिल क्रेन भी बोलते हैं। और कहां पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं ये कुरंजा पक्षी का जो स्थान माना जाता है खींचन गांव फलोदी जोधपुर है। ठीक है, दिसंबर 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन थे? 18 के हिसाब से बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे कपिल गर्ग इसका उस समय सही आंसर था। राजस्थान में 18 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर कितना था? अंतर की बात करें 26 सीटों का अंतर था इन दोनों पार्टियों के बीच में जीतने में। चलो क्वेश्चन संख्या की बात करें, हम हो गए 64। तो अब बात करते हैं 65 क्वेश्चन पर। 65 पर हम आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्वेश्चन संख्या 65 को देखना, निम्नलिखित में से राजस्थान की, जब भी तो कह रहा हूं आपसे मैं रोज करंट जीके की क्लास लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन हमें पूरे करवा रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, पूरे नंबर पक्के हैं करंट जीके के। अच्छे से क्लास लेते रहना, एक्स्ट्रा थोड़ा आप पढ़ते रहना, और मैं पढ़ा हूं उनका सारा लेते हुए आपको माध्यम बन जाएगा, बहुत अच्छे से आपको चीजें याद होगी। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्धक विमान पायलट बनी? मतलब उस समय के अनुसार ये क्वेश्चन है, तो यहाँ का जवाब प्रिया शर्मा रहेगा। राजस्थान के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री उस समय के हिसाब से रघु शर्मा है इसका सही जवाब, उस समय के हिसाब से जिस समय का पेपर है। 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव, अब ऐसे मत सोचना ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, करंट जीके के आएंगे तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, उनको डिलीट नहीं किया मैंने, ताकि आपको पूरा पेपर साथ दिख जाए और एक आपकी एक दृष्टि बन जाए आगे पढ़ने की। ठीक है, 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018, अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कौन से नंबर के थे? 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था? बताओ 15वें विधानसभा के जो चुनाव थे उस समय पर कौन से प्रत्याशी की, कौन से दल के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को स्थगित कर दिया था? वो था बहुजन समाजवादी पार्टी का। किसका था? बहुजन समाजवादी पार्टी का। क्वेश्चन संख्या 68 को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 68। देखो अब आगे हमारे दोस्तों कौन से क्वेश्चन, साइकोलॉजी के क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। अब क्वेश्चन संख्या 68 से जो हमारा स्टार्ट हो चुका है शिक्षा, यहाँ पे मनोविज्ञान वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान से बने रहना। क्वेश्चन संख्या 68 से हम चलने वाले हैं, जिससे 68 तक हम पहुंच चुके हैं और अभी पेपर पूरा निमट जाएगा जल्दी। देखो किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करी थी? बताइए फटाफट, किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करी थी प्यारे दोस्तों? वाटसन ने नहीं, गाल्टन ने भी नहीं, ड्रेवर ने भी नहीं, विलियम वुंट ने, है ना, विलियम वुंट ने करी थी, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है।
किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? ऐसा किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? ऐसा बोलने वाले ड्रेवर नहीं थे, क्रो भी नहीं थे, थार्नडाइक भी नहीं थे, स्किनर सही जवाब है बिल्कुल। देखो, राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक जीता था? तो ये तो करंट जीके का हो गया वापस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 71 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 71। देखो, वापस साइकोलॉजी का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक है वहां पे जो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? ये बताना है आपको। विलियम जेम्स प्रकार्यवाद से संबंधित हैं, जॉन डीवी भी हैं, जेम्स और एंजल भी हैं, ई.बी. टिचेनर नहीं है। कौन नहीं है? ई.बी. टिचेनर नहीं है प्रकार्यवाद से संबंधित। देखो, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म है ना, नार्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत सबसे प्रबल होता है। स्वप्रेम की जो भावना होती है उसे नार्सिसिज्म कहते हैं, और ये स्वप्रेम की भावना का जो गुण होता है वो शेषावस्था में होता है। किसमें होता है? शेषावस्था में। किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? ये स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा प्यारे दोस्तों? स्टेनले हॉल ने कहा था। क्या? तनाव और तूफान की अवस्था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 74 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 74 हम आ चुके हैं प्यारे दोस्तों। देखिएगा, सारे मनोविज्ञान के क्वेश्चन चल रहे हैं। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? किशोर अवस्था के अंत तक मांसपेशियों का जो भार है मेरे प्यारे दोस्तों वो शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? 45% हो जाता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? मतलब जीन पियाजे के द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, या फिर क्रमबद्धता, या पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, या संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। ये वाला नहीं है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? विचारों की विलोमीयता है, संरक्षण भी है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग भी है, पर संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 76 को देखते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कह रहा है? बालकों की बुद्धि को मापने के लिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप, नहीं तो आंसर अलग हो जाएगा। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। ध्यान रखना, पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण पूछा है, अल्फ्रेड बिने इसका सही जवाब आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 77। देखो भाई, क्वेश्चन संख्या 77 को देखिएगा। क्या कह रहा है? 77, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा, किसके द्वारा? ये बुद्धि वाले चैप्टर से है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल, जो बुद्धि की संरचना मॉडल दी थी गिलफर्ड ने, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का बीमा नहीं है? कौन सा नहीं है? आकृतिक भी था दोस्तों, और सांकेतिक भी था, और शाब्दिक भी था, संज्ञान नहीं है। ठीक है, देखो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा, किसके द्वारा? निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा है जो क्रेचमर के द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर संरचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? एक प्रकार है। गोलाकृति नहीं है, आयताकृति नहीं है, लंबावर्ती नहीं है, दुर्बल इसका सही जवाब है। दुर्बल सही जवाब है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन संख्या 79 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 79। बेलक ने व्यक्तित्व, नाम आया है बेलक, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण, ध्यान रखना, बालकों के प्रसंग बोध जो परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा गया था? बेलक ने, किसने? बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या वर्ग रखा था? 3 से 10 वर्ष का वर्ग रखा था। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है।
अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम तो एक सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम कोई परिणाम न होकर क्या है, एक प्रक्रिया है, ये तो विशेषता है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण रहती है, सीखने से उद्देश्य प्राप्त होते हैं। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित होता है। सही बात है, तीनों की तीनों विशेषताएं शानदार वाली, ध्यान रखना। पर मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम है, ये गलत बात है, ध्यान रखना। ये आंसर है, ये विशेषता नहीं है। और अधिगम जो होता है कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित होती है। प्यारे दोस्तों, ये तीनों तो विशेषता है, पर वो विशेषता नहीं है डी वाली, ध्यान रखना। डी ऑप्शन यहां पर सही माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 81 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 81 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन संख्या 81 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग, किसकी बात कर रहे हैं हम प्यारे दोस्तों? यहाँ पे मूल प्रवृत्ति संवेग, किसकी बात चल रही है? मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था। अब जो संवेग बताए थे मैकडूगल ने जो संवेग बताए थे उनके बारे में आपको यहाँ पे सत्य छांटना है। शरणागति में करुणा सही है, संत पुत्र कामना या संतान कामना में वात्सल्य सही है, निवृत्ति में घृणा सही है, युयुत्सा में क्या है? भय नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, युयुत्सा में क्रोध है। क्या है? क्रोध है, तो इसलिए वाला ये वाला असंगत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 82 की ओर। देखो 82 पर क्वेश्चन संख्या 82 को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया वापस किसके हैं? साइकोलॉजी के ही क्वेश्चन है। देखो, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट है ना, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? निम्न में से सीखने की यहां भी आपको प्रक्रिया दे रखी है, सूझ की दृष्टि से कौन सी विशेषता है जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा निर्धारित नहीं है? तो वो बतानी है आपको। अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, ये तो है, ठीक है ना। नई वाली ढूंढनी है ना आपको, तो अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सही है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। पर अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये गलत है, ठीक है। देखो आगे, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस को बहुवचन में क्या बोला? हाउसेस बोला। क्या बोला बताओ? हाउसेस, ठीक है ना। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन क्या बोल दिया? माउसेस कर दिया। तो इस उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? जब ऐसा उदाहरण आपको दिखता है तो कौन से स्थानांतरण का उदाहरण है? ऋणात्मक स्थानांतरण का वो उदाहरण है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन संख्या 84 की तरफ आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 84। ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब आपको एक फर्ज है, जो भी इस क्लास को पूरा देखेगा कमेंट पूरा करके जाएगा, ठीक है ना। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता, जब कोई कर्मचारी होता है तो अपने से बड़े अधिकारी पर वो गुस्सा नहीं कर पाता है, तो वो घर आने के बाद उसकी पत्नी, मतलब अपनी पत्नी एवं बच्चों पर व्यक्त करता है, मतलब वहां का गुस्सा यहां उतारता है, ठीक है ना। ये उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? ये उदाहरण है वो किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शा रहा है प्यारे दोस्तों? दमन को, औचित्य स्थापना को, तादात्म्यकरण को या विस्थापन को? विस्थापन इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो नहीं का बड़ा ध्यान रखना है आपको हर जगह, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उत्तेजन भी है, स्वपूर्ण लाभ भी है, विलोपन भी है, ढालना नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 86 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 86। ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन संख्या 86 को। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण, किसका? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए मानक के अनुसार सामान्य मंदित, ध्यान रखना, सामान्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण के अनुसार, मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? ये दिखाना है आपको। ये है प्यारे दोस्तों 35 से 40 से 50-55, बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ऐसा कौन सा अभिप्रेरक है जो जन्मजात नहीं है? भूख जन्मजात, प्यास जन्मजात, निंद्रा जन्मजात, आकांक्षा जो होती है अर्जित होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 88 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 88 को देखते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, ये दिखाना है आपको कि निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से बताइएगा। अभिवृत्ति की सारी विशेषता जो बताई गई है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है क्या? नहीं होती है, ध्यान रखना, जन्मजात नहीं होती है, ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है ना, तो यही गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है और यहाँ बोला गया होती है। अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, ये परिवर्तनीय है। ठीक है, अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, सही है। अभिवृत्ति आपको पता है दर्पण है, ये प्रतिबिंब है। अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि प्रति प्रदर्शित होती है। ठीक है ना, ये सारी बातें तो विशेषता है पर ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 89 पर। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 89 को देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 89। देखो, आहार, आहार नहीं है, आहड़ है, पर पेपर में ऐसा लिख रहा है। ठीक है ना, आहार के उत्खनन के प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? आहार से जो हमें यहाँ पर सामग्री मिली है, कौन सी सामग्री है मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्या करती थी? बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी। उसका नाम है लेपिस लाजुली। क्या नाम है? लेपिस लाजुली। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कहां से? कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुई है प्यारे दोस्तों? कालीबंगा से। 7 अग्निवेदिकाओं की जो पंक्ति प्राप्त हुई है वो हुई है कहां से? कालीबंगा से हुई है। चलो सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। शेयर भी करना क्लास को सभी, क्योंकि मैंने पूरी क्लास ईमानदारी से आपको आपका समय बचाते हुए करवाई है, नहीं तो आप देखते रहोगे इधर उधर बार बार ही। ठीक है ना, यहाँ पूरी क्लास एक साथ आपको मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, ज्यादा टाइम भी आपको खराब नहीं करना पड़ रहा है। किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? पुरा स्थल पर बेराट के अंदर प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर की तरफ है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 92 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 92 पर हम आ चुके हैं। क्या अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनो बात को ध्यान से। रणथंबोर के शासक, क्वेश्चन कह रहा है कि रणथंबोर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया था? जो मंगोल शासक था मेरे प्यारे दोस्तों, मंगोल का नेता शरण दे दिया था उसको, किसने? हमीर देव चौहान ने शरण दे दी थी। किसको? मोहम्मद शाह को। किसको शरण दी थी? मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी और अलाउद्दीन ने इस वजह से आक्रमण किया था। रणथंबोर का 1301 के अंदर साका हुआ था। नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने करी है? अब ललित विग्रह राज का नाम आया है तो सोमेंद्र द्वारा की गई है। किसके द्वारा? सोमेंद्र के द्वारा। जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कानड़ देव था प्यारे दोस्तों। कौन था? कानड़ देव। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़ मत लगाना, इसके कंडीशन में जो जवाब सही रहेगा गणेश्वर सही है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल में सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़ में भी हुई है, पर यहां बोला गया है कि सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में किसको सही माना गया था? गणेश्वर को। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 96 की तरफ। कौन से क्वेश्चन पे आगे हैं? 96 देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 96 को देखो। निम्न में से कौन सा शासक गोंड बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? कौन सा शासक है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा शासक है जो गोंड बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? जल्दी से फटाफट अपना जवाब दीजिए मेरे को कि क्या इसके अंदर सही जवाब है। तो काकू का नहीं है, त्रिलोचन पाल भी नहीं है, देवपाल इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, कौन सा शासक था जो गोंड बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? देवपाल था। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? बता दीजिए। चावंड में बनाई थी, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें क्वेश्चन संख्या 98 की। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 98। जून 1941 में, अभी आ गया प्रजामंडल से, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? ये बताना है आपको प्यारे दोस्तों। ये किया था श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल के द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का जो उद्घाटन हुआ था वो श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। आगे बात करें क्वेश्चन संख्या 99 पर आ चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 99, और ये आ गया है किसान आंदोलन की तरफ से, वो भी विजय सिंह पथिक से। देखो, विजय सिंह पथिक का बचपन का
नाम भूप सिंह है, याद है आपको। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, इन कथनों पर आपको विचार करना है। विजय सिंह पथिक के संबंध में कथन बताने हैं। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित हैं, सही है। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित करी, सही है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना करी, सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, सही है। तो सारी बातें यहाँ पर सही हैं। किस चौहान शासक के द्वारा जवालीपुर, है ना, जवालीपुर या ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? कौन से चौहान शासक के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों जवालीपुर या ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ इसका सही जवाब है। अब बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? टारगेट क्लासेज कोटा की ऐप को जरूर डाउनलोड करना। रोजाना जो करंट जीके की क्लास होती है वहीं पे आपको सारी चीजें इसकी उपलब्ध रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर करना ना भूलना, सभी शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी क्लास कैसी रही वो बताकर साथ में लिखना कि अगली क्लास से वापस लानी है नहीं लानी है, क्योंकि जो सारे पेपर हैं वो सब करवा दूंगा मैं इस तरह से। फिर देखो आप जो भी 10-12 पेपर रहेंगे ना, सारे के सारे पूरे पेपर हो जाएंगे। फिर देखो आप कितना आनंद रहेगा, एक पेपर के अंदर ही 100 क्वेश्चन है। ठीक है ना, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।